28 ये कहता है कि परतर अंतरण का विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने या न होने पर अन्य व्यक्ति को संक्रांत होना। ये समाश्रित हित का ही एक रूप है। समाश्रित हित में क्या होता है कि किसी घटना के घटित होने या न होने पे किसी संपत्ति का ट्रांसफर होना। ठीक है, यह है समाश्रित हित आपका। कोई घटना घटा या फिर नहीं घटा, जो भी आपका शर्त है, उस घटना कैसी होनी चाहिए? अनिश्चित होनी चाहिए, सर्टेन नहीं होनी चाहिए। अगर घटना सर्टेन है तो वो निहित हित होगा। ठीक है, निहित हित समाश्रित हित में बेसिक अंतर यही है कि निहित हित सर्टेन होता है और समाश्रित हित अनसर्टेन होता है। ठीक है, तो समाश्रित हित जो डिपेंड करता है किसी अनिश्चित घटना के घटित होने पे होता है। यहाँ 28 ये बताता है कि कोई अनिश्चित घटना के घटित या न घटित होने पे किसी अन्य व्यक्ति को अंतरण करने की यदि कोई शर्त रखी गई है तो वो शर्त लागू किया जा सकेगा। मान लो ए ने कहा कि आप बी को कोई जमीन देता है, उस जमीन पे कई सारे पेड़ पौधे हैं, कई सारे पेड़ पौधे हैं, और बी को ये बोलता है कि अगर इन पेड़ को काटा तुमने तो ये सी को चला जाएगा। ऐसा अंतरण किया जा सकता है, समाश्रित हित ये ऐसा किया जा सकता है। लेकिन इसके अंतर्गत यह भी बोला गया कि ये जो है आपका जो पूर्ववर्ती धाराएं हैं उनके अधीन रहेंगे। जो आपने धारा 10 में देखा कि अंतरण के साथ यदि कोई शर्त लगती है तो वो शून्य होती है। 12 में भी आपने देखा कि दिवालिया के संबंध में यदि कोई ऐसी शर्त लगती है तो वो भी शून्य होगी, लेकिन ये पट्टा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 21, 22, 23, 24, 25, 27 ये सब इसके अपवाद हैं। ये कह सकते हैं कि ये धारा सामान्य धाराएं हैं और वो धाराएं विशिष्ट धाराएं हैं। अर्थात जब दोनों में कंट्राडिक्शन होगा तो जो पिछली धाराएं आपने पढ़ी वो ओवरराइड इफेक्ट रखेंगे। सिंपल है, बहुत ज्यादा इसमें तीन तूफान नहीं है। 29 ये बोलता है उत्तर भाव शर्त की पूर्ति। पिछली क्लास में हमने ये देखा कि शर्त तीन तरीके से हो सकती हैं। पहला पूर्ववर्ती, दूसरा पश्चातवर्ती और तीसरा समपार्श्विक जो उसके साथ साथ चले। पूर्ववर्ती के संबंध में हमने ये देखा धारा 26 में क्या देखा? ये देखा कि पूर्ववर्ती शर्त का पालन अगर सार्थक कर दिया जाए, सार्थक मतलब जो भी उस समय मोटा मोटी उपलब्ध हो, जो मैक्सिमम हो सके वो अगर कर दिया जाए तो ये माना जाएगा कि उस शर्त की पूर्ति कर दी गई है और अंतरण प्रभावी हो जाएगा। 29 जो है ये सार्थक की बात नहीं करता है। 29 ये बोलता है कि पूर्ण करना होगा एज इट इज, जैसा बताया गया है वैसा ही पूर्ण करना पड़ेगा। उत्तर भाव शर्त का क्या मैंने डेफिनेशन आपको बताया था, क्या एग्जाम्पल बताया था? ये बताया था, आपको एग्जाम्पल उस समय बताया था, तुम लोग कंफ्यूज कर देते हैं। पूर्ववर्ती में क्या होता है, पहले उसको काम करना रहता है और पैसे बाद में देने पड़ते हैं। समपार्श्विक में साथ साथ चलता है, एक तरह से किराएदारी आप समझ लीजिए कि आप किराया देते रहिए, रहते रहिए। ठीक है, और उत्तर भाव में क्या होता है कि पहले आपको संपत्ति मिल जाएगी और बाद वाली शर्त की अगर आपने पूर्ति नहीं की तो संपत्ति आपसे छीन जाएगी। ठीक है, यहां आप ये समझ लीजिए कि यही वाला जो मैंने एग्जांपल दिया पेड़ वाला, ये एक तरह से किस तरह का उदाहरण है? उत्तर भावी शर्त का। ए बी को कहता है कि ये मैं संपत्ति
तुमको दे रहा हूं लेकिन पेड़ मत काटना। अब बाद में ये पेड़ काट देता है तो ये इसको, इसके बजाय इसको चल जाएगा। ठीक है, या फिर ये कह सकता है कि ये आपका इसमें से हित समाप्त हो जाएगा तो ये वापस इसको चला जाएगा। ठीक है, ये कह सकता है कि भैया तुम ये काम मत करना, मैं तुमको ये दे रहा हूं लेकिन ये काम मत करना, और बाद में वो काम कर देता है। या फिर कोई काम करने के लिए उसको आदेशित किया गया है और वो नहीं करता है, टाइम पीरियड है कि चलो 2 साल तक ये काम कर देना, और वो नहीं करता है। उत्तर भाव शर्त की पूर्ति सारतः की जाएगी, सॉरी, उत्तर भाव शर्त की पूर्ति पूर्णतः की जाएगी। जैसा कहा गया है वैसा ही किया जाएगा। इसमें यह कहा गया है कि कोई ऐसा ट्रांसफर है, सेक्शन 30 में यह कहा गया है कि कोई ऐसा ट्रांसफर है जो 2 व्यक्तियों को किया गया है। हमने ये देखा कि 2 व्यक्तियों को कैसे किया जाता है। ए कहता है बी को कि ये तुमको आजीवन मिलेगा, उसके बाद सी को मिलेगा। ठीक है, ये ए क्या कर रहा है, 2 व्यक्ति को ट्रांसफर कर रहा है कि तुमको आजीवन और उसके बाद सी को। अब यहां उत्तर भाव शर्त ये रख देता है कि बी से सी को तब मिलेगा जब बी किसी का मर्डर कर देगा। तो ये मर्डर करने वाला जो शर्त है वो विधि मान्य है क्या? नहीं। ठीक है, तो यहां ये कहा गया है कि जो पूर्विक व्ययन है उसके अंतर्गत जो पश्चातवर्ती व्ययन किया गया है, मतलब सी को जो व्ययन किया गया है, वो अगर अविधि मान्य शर्त पे निर्भर करता है, अनलॉफुल कंडीशन, अगर अनलॉफुल कंडीशन पे अगर डिपेंड है तो प्राथमिक का जो है इसके पक्ष में निष्फल नहीं होगा। ठीक है, ये क्या कहता है 30, ये माना जाएगा कि ये वाला जो शर्त है, इसको मर्डर करने वाला शर्त, ये लगाया ही नहीं गया है, अविधि मान्य शर्त नहीं लगाई जा सकती। ठीक है, तो इस शर्त का कोई वैलिडेशन नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं, अविधि मान्य शर्त अधिरोपित नहीं की जा सकती। 31 ये कहता है कि यदि कोई ऐसी घटना पे डिपेंड अंतरण किया जाता है कि ये घटना घटेगी या नहीं घटेगी तो वो अंतरण शून्य हो जाएगा या फिर समाप्त हो जाएगा, तो ऐसा अंतरण किया जा सकता है। शर्त क्या है कि ये धारा 12 के अधीन होगा। दिवालिया के संबंध में जो आपका धारा 12 जो प्रोविजन करता है, ये क्या कहता है कि यदि कोई ऐसी शर्त लगाई जाती है कि जिसको ट्रांसफर किया गया वो दिवालिया हो जाएगा तो उसको वापस हो जाएगा, ऐसी शर्त अगर लगाई जाती है तो वो शून्य होगा। ठीक है, 31 क्या बोलता है, कोई ऐसी शर्त लगाई जा सकती है कि किसी कार्य के होने या ना होने पे वो अंतरण समाप्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कैसा नहीं होना चाहिए, धारा 12 के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है अंतरण लेकिन धारा 12 के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। अभी हमने 30 देखा, 30 और 32 को साथ में पढ़ते हैं। 30 जो मैंने अभी आपको बताया कि ऐसी शर्त अविधि मान्य नहीं होनी चाहिए, ये 32 कह रहा है कि कोई ऐसी शर्त अगर आप लगाते हैं जो अंतरण को प्रभावित करता है, वो शर्त कैसा होना चाहिए, विधि मान्य होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल कंडीशन नहीं लगा सकते, यही 32 कहता है। ठीक है, बस इतना ही है। ठीक है, बंद कर।